हेलो बच्चों, ये है विज्ञान का आनुवांशिकी एवं जैव विकास। क्वेश्चन है, बाघों की संख्या में कमी आनुवांशिकता के दृष्टिकोण से चिंता का विषय क्यों है? आनुवांशिकी के दृष्टिकोण से बाघों की कमी होना उसकी समष्टि के विलुप्त होने का संकेत है, इसलिए चिंता का विषय है। जीवाश्म किसे कहते हैं? प्राचीन कालीन अनेक प्रकार के पौधे एवं प्राणियों के मृत अवशेष जो चट्टानों में परिरक्षित रहते हैं जीवाश्म कहलाते हैं। उदाहरण डायनासोर के जीवाश्म। क्या नवजात के लिंग निर्धारण में मां का लिंग गुणसूत्र युग्म अहम भूमिका निभाता है? नहीं, क्योंकि मां के लिंग गुणसूत्र जोड़े में केवल X गुणसूत्र होते हैं तथा नवजात चाहे लड़का हो अथवा लड़की, वह मां से केवल X गुणसूत्र ही ग्रहण करता है। RNA अणु क्या है? वाटसन और क्रिक द्वारा प्रस्तुत DNA अणु मॉडल का नामांकित चित्र बनाओ। जीवित कोशिकाओं के गुणसूत्रों में पाए जाने वाले तंतुनुमा अणु को डीऑक्सोराइबोन्यूक्लिक अम्ल या DNA कहते हैं। DNA अणु की संरचना घुमावदार सीढ़ी की तरह होती है। डार्विन कौन थे? उन्होंने जैव विकास के संबंध में क्या योगदान दिया? चार्ल्स डार्विन ने क्रम विकास के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। डार्विन महान वैज्ञानिक थे। आज जो हम सजीव चीज़ें देखते हैं उनकी उत्पत्ति तथा विविधता को समझाने के लिए उनका जैव विकास का सिद्धांत सर्वश्रेष्ठ माध्यम बन चुका है। मानव के में बच्चों का लिंग निर्धारण कैसे होता है? X और Y गुणसूत्र द्वारा समझाइए। ये इसका चित्र। मनुष्य की एक कोशिका में 23 जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं। 22 जोड़े गुणसूत्र तो नर तथा मादा में समान होते हैं, लेकिन 23वां जोड़ा नर एवं मादा में अलग अलग होता है, जिसे लिंग गुणसूत्र कहते हैं। नर में यह XY से तथा मादा में यह XX से प्रदर्शित होता है। निषेचन की क्रिया के फलस्वरूप जब X गुणसूत्र वाला शुक्राणु X गुणसूत्र वाले अंडाणु से संयुग्मित कर XX गुणसूत्र वाला युग्मज बनाता है तो संतान पुत्री होगी। और जब Y गुणसूत्र वाला शुक्राणु X गुणसूत्र वाले अंडाणु से संयुग्मित होकर XY गुणसूत्र वाला युग्मज बनाता है तो संतान पुत्र होगा। इस प्रकार पुरुष का गुणसूत्र XY लिंग निर्धारण के लिए उत्तरदायी है। मेंडल ने यह किस प्रकार स्पष्ट किया कि यह संभव है कि कोई भी लक्षण वंशानुगत हो जाए परंतु किसी जीव में व्यक्त ना हो पाए? मेंडल ने जब मटर के दो भिन्न लक्षणों वाले पौधे में संकरण कराया तो प्रथम पीढ़ी में दोनों के लक्षण वंशानुगत होते हैं, लेकिन केवल एक लक्षण ही व्यक्त होता है तथा दूसरा लक्षण व्यक्त नहीं होता, अर्थात छिपा रहता है, जो अपनी पीढ़ी में पुनः व्यक्त होता है। अर्थात प्रभावी लक्षण प्रकट होता है तथा अप्रभावी लक्षण छिपा रहता है। इससे स्पष्ट होता कि कोई लक्षण वंशानुगत तो होता है लेकिन व्यक्त नहीं होता। उदाहरण, मटर के लाल पुष्प एवं सफ़ेद पुष्प वाले पौधों में संकरण कराने पर पहली पीढ़ी में सभी पौधे लाल पुष्प वाले होते हैं, जबकि अगली पीढ़ी में लाल एवं सफ़ेद दोनों प्रकार के पुष्पों के पौधे उत्पन्न होते हैं। अर्थात सफ़ेद रंग वंशानुगत तो हुआ लेकिन पहली पीढ़ी में प्रकट नहीं हुआ। मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए मटर के पौधे को क्यों चयन किया? पहला, मटर का पौधा आसानी से सर्वत्र उगाया जा सकता है। मटर के पौधे में अनेक विरोधी गुण पाए जाते हैं। मटर में कृत्रिम रूप से पर परागण द्वारा आसानी से संकरण कराया जा सकता है। मटर का पौधा वार्षिक तथा अल्पकालिक जीवन चक्र वाला होता है। मटर के पुष्प द्विलिंगी होते हैं तथा पौधे मुख्यतः स्वपरागित होते हैं। जीन के कार्य लिखिए। यह आनुवांशिकता की इकाई होती है। ये प्रोटीन निर्माण में भी सहायक होता है, जीवों के लक्षणों का निर्धारण करते हैं। ये DNA द्वारा RNA के कार्यों का नियंत्रण करते हैं तथा सूचना प्रेषण करते हैं। थैंक यू।